हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, मींस मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। और वो सारी मोशन हमने स्टडी किया विदाउट द कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन क्यों हुई थी उसके बगैर सारा काम किया हमने। मोशन तो थी ऑब्जेक्ट में, बट उसका कॉज क्या था उसकी बात नहीं की। उसको मैंने नाम दिया था काइनेमेटिक्स। अब मुझे डायनेमिक्स की बात करनी है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया भी था वहां पर कि मेरी मैकेनिक्स जो है वो 3 पार्ट्स की बनी हुई है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और रेस्ट। रेस्ट का तो मुझे कोई यू कैन से उसमें तो मुझे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना था, मुझे तो मोशन में चलना था। तो मैंने काइनेमेटिक्स पहले सारा पढ़ा, अब मुझे डायनेमिक्स पढ़ना है। ये मैं 9th क्लास में भी पढ़ कर आया हूं। डायनेमिक्स मींस लॉस ऑफ मोशन की बात करनी है मुझे, मैंने 9th क्लास में भी किए हैं। आज मेरी क्लास है 11th। व्हाट आई एम सेइंग, आज मेरी क्लास है 11th। तो जब मैं 9th क्लास से 11th क्लास के अंदर आ गया हूं, पहली बात तो नेचुरल है कि मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हायर हो जाएगा, बिकॉज व्हेन एज माय क्लास गोज अप तो मेरा स्टैंडर्ड, जो नॉट स्टैंडर्ड इन द सेंस, जो क्वांटम ऑफ मटेरियल है, जो मुझे क्वांटम ऑफ यू कैन से एनालिसिस ऑफ थिंग है, वो थोड़ा हायर हो जाएगा। पहले तो वो बात करनी है मुझे। नंबर 2, अब मुझे सिर्फ 11th क्लास पास नहीं करनी है, मुझे आगे कंपटीशन भी फाइट करना है। आइदर मुझे मेडिकल में जाना थ्रू नीट, और मुझे आईआईटी और एनआईटी मींस इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे जाना है। तो मुझे लेवल थोड़ा सा और राइज करना पड़ेगा। तो मुझे 2 स्टेजेस पे काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? सिंपल जो 11th क्लास का हमारा सिलेबस रहेगा, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, सारे लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे। व्हाट इज, अब उन सब के लिए बेसिक मेरे पास फोर्स हो जाएगी। फोर्स को एक डिटेल में स्टडी करेंगे कि फोर्स का नेचर क्या है, क्या क्या फोर्सेस मुझे यूज करनी है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे जो कंपटीशन में काम आएगा मेरे, दैट विल बी फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे सूडो फोर्स की बात करनी है, मुझे इंपल्सिव टेंशन की बात करनी है, मुझे स्प्रिंग फोर्स की भी बात करनी है। ये जो टॉपिक है, पहले हम कोशिश करेंगे 11th क्लास का जो मेरा बेसिक सिलेबस है, जहां जहां पर जो जो चीज फिट होगी उसको वहां पर ऐड करते चले जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारी जो स्टडी है दैट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव, क्योंकि इस पर बेस्ड, अब जब मेरे एक दफे डायनेमिक्स के मेरे बेस बन जाएंगे, फिर मुझे आगे वर्क पावर एनर्जी करना है, उसमें फिर मुझे फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिकॉज वर्क, अब देखो ना, मैंने क्या कहा, आज मैंने क्या करना है कि मोशन क्यों है उसका कॉज पता करना है। अब साथ में यह भी ध्यान देना है, सपोज मैंने कहा मेरी बॉडी में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, अप टू माई मोशन मींस काइनेमेटिक्स, मुझे आई वॉज कंसेंट्रेटिंग ऑन द योर एक्सेलरेशन ओनली, कि दैट इज ऑफ 4। हाउ आई हैव प्रोड्यूस, आई वाज लीस्ट कंसर्न्ड। लेकिन आज मुझे ये ध्यान देना है, अगर मेरी बॉडी चल रही है, उसमें मुझे सपोज बॉडी का मास 4 kg है, मैंने फोर्स लगाई 16 न्यूटन की, तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F बराबर m इंटू ए, तो मेरा एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ जाएगा। फिर मुझे ध्यान में रखना है ये, क्या उस पर फ्रिक्शन तो नहीं काम कर रहा। तो जब फ्रिक्शन बढ़ेंगे फिर यही फोर्सेस सारी आ जाएंगे। फिर मुझे ये ध्यान रखना है, अगर मेरी बॉडी मूव कर रही है तो कुछ वर्क भी होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है तो एज ए ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, एज ए रिजिड बॉडी मूव कर रही है। अब अगर ऑब्जेक्ट है तो मेरी मोशन लिमिटेड रहेगी यहां तक, अगर वो आपकी रिजिड बॉडी है तो मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट इज माय रोटेशनल मोशन। तो ये जो चैप्टर है दैट इज ऑफ यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंस एज फार एज माय डायनेमिक्स इज कंसर्न्ड। तो मैं कोशिश करूंगा आपको हर चीज को कवर अप करने की, राइट बच्चों। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट करना है लॉज ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट मैंने क्या बोला आपको कि मुझे फोर्स अप्लाई करनी है भाई। व्हाट इज माय फर्स्ट थिंग? फोर्स। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं, मुझे बड़ा सिंपल सा बताया जाता है, इट इज ए पुश और पुल। वाकई में ये पुश और पुल ही है, तो है तो वही चीज ये, इट इज ए पुश और पुल। इट इज अ पुश और पुल which changes or tends to change, which changes or tends to change the position of an object, the position of an object, right बच्चों। मैंने कहा कि बॉडी है आपकी, दिस इज अ बॉडी, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। 2 सिचुएशन बनाऊंगा, दिस इज माई इनिशियल स्टेज, सपोज दिस इज माई फाइनल स्टेट। 2 सिचुएशन बना रहा हूं मैं।
एक मैंने बनाई है आपकी एज ए इनिशियल स्टेज और एक मैंने बनाई है एज ए फाइनल स्टेट। सपोज पहले वेलोसिटी u है और बाद में v है, यहां पर भी पहले u है और बाद में v है। ठीक हो गया बच्चों, मैंने पहले बना दी वेलोसिटी u और बाद में v। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये मैंने इसको पुश दिखाया, इसको पुल दिखा दो, एक ही बात है, हार्डली मैटर। ये पुश है, इसको धक्का मार दिया क्योंकि मैंने कहा इज ए पुश और पुल, पुश और पुल। ठीक, इफ u इज इक्वल टू v, दोनों केसेस में व्हाट इट मींस, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। मींस इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, चेंज करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो चेंज नहीं कर पाई। आपके यहां पर जो पुश और पुल है वो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को है चेंज करने की, पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चेंज नहीं कर पाए बच्चों। सेकंड फिगर दिखाते हैं आपको, मैंने कहा एक ये है, ये सपोज u है और ये v है। अब यहां पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलरेडी है, मैंने वेलोसिटी ऐसे बनाई है एरो मार्क से, ये मैंने वेलोसिटी बना दी इसकी एरो मार्क से। ये फोर्स लगाई थी F और ये फोर्स लगाई थी F, यहां पर भी फोर्स लगी तो F कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, यहां पर क्या होगा, मींस अगर तो यहां पर बॉडी में वेलोसिटी है, ये पुश भी उसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, v ग्रेटर देन u हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। तो अगर मोशन थी उसके अंदर तो इस केस में तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है भाई, अगर अपोजिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। यही होगा बच्चों, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। तो अगर पहले तो टेंड्स टू चेंज वाली है, अब ये चेंज कर रही है। अब चेंज भी कैसे करेगी, अगर मेरा पुश इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, अगर मेरा पुश इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन मोशन है तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस, ये फर्स्ट केस बनाया बेटा मैंने, ये सेकंड केस बनाया, थर्ड केस। सपोज मैंने जो फोर्स लगाई है दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, मेरी बॉडी है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन इन दिस डायरेक्शन, ये है, और मेरी फोर्स है नॉर्मल सपोज, या मेरा ऑब्जेक्ट था पहले यहां पर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, मेरी फोर्स है अंदर को। तो थर्ड केस क्या है, इफ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर उसके नॉर्मल काम कर रही है तो क्या हो जाएगी बच्चों जी, अब यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो क्या होगा, ओनली नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन चेंजेज, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। ये भी सिचुएशन हो सकती है मेरी फोर्स अप्लाई करने की। इट इज ए पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये कोशिश कर रहा था, यहां कोशिश कामयाब होगी, यहां पर भी कोशिश तो कामयाब हो रही है लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में कामयाब हो रही है, मैग्नीट्यूड में कामयाब नहीं हो रही। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड में हो रही थी, डायरेक्शन में नहीं हो रही थी। एक और केस लेते हैं, सपोज आपकी पैराबोलिक पाथ है, मोशन है। थर्ड फोर्थ केस, इफ फोर्स एक्ट एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, या टू मोशन कर तो सीधी बात है, टू डायरेक्शन टू मोशन, तो इसमें क्या होगा बच्चों जी, अब आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, या एलिप्स हो जाएगा, या हाइपरबोला हो जाएगा। ये सारे ही आपके केस कौन से हैं जिसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो मुझे किसको पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले मेरे इस चैप्टर के अंदर फोर्स आएगी। आई शुड बी क्लियर कि मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है, आई शुड बी क्लियर कि मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में लगानी है। व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बी केयरफुल, कहने में तो सिर्फ दो लाइनों में शब्द खत्म, मेरी डेफिनेशन खत्म हो गई है फोर्स की। अगर मैं उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करूंगा विद ड्यू केयर, सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग कि अगर इस फर्स्ट केस में टेंड्स टू चेंज, चेंज नहीं कर पा रही है, सेकंड केस में चेंजेस, व्हाट, अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने पढ़ लिया पहले वेक्टर्स के अंदर। अब ये भी बात करूंगा, ये पोलर वेक्टर है, मींस इसकी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वर्क पावर एनर्जी में जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा वो। फिर यहां मैंने क्या किया कि यहां पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। थर्ड केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड
सॉरी यहां मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। थर्ड केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। और लास्ट में मैंने बताया कि दोनों चीजें चेंज हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड बी क्लियर कि मुझे जो फोर्स अप्लाई करनी है उसका फंक्शन क्या रहेगा आगे जाके। क्या ये आपको चीजें क्लियर हो रही हैं? इसमें डाउट हो बच्चों आपको। फोर्स नो डाउट इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? देख लो। अब सेकंड थिंग, जब आप थोड़ा सा और आगे चलोगे, आप ही की बुक में लिखा हुआ आप पढ़ोगे ये बातें कि जो फोर्स है वो कभी आप कहोगे ये इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। व्हाट इट मींस, वहां फिर हम ये बोलेंगे कि अगर एक सिस्टम है मेरे पास, सपोज एक बॉडी है, उस बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, उस बॉडी में मॉलिक्यूल्स हैं, अगर तो उनके इंटरनल मॉलिक्यूल्स की बात करो तो इंटरनल फोर्स है वो, और जो फोर्स बाहर से लग रही है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो मैंने बॉडी एक सपोज कर ली और अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, सपोज कर लेते हैं। तो पहले अभी मैं बॉडी को कंसंट्रेट कर रहा हूं, तो बॉडी के अंदर की फोर्सेस क्या है? इंटरनल है। इस पे जो ग्रेविटी लग रही है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अब अगर मैं बॉडी और अर्थ को सिस्टम सपोज कर लूंगा, दिस इज माय अर्थ और ये बॉडी छोटी सी है, तो अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कौन सी बन जाएगी? इंटरनल बन जाएगी। इट मींस एक नया चीज शुरू हो जाएगी मेरे लिए। फिर मैं ये भी कहूंगा कि फोर्स को ऐसे भी डिस्टिंग्विश करूंगा या यू कैन से कैटेगराइज करूंगा कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ऐसे भी बात करूंगा मैं। फिर आपको यह भी कहा जाएगा कि नेचर में सिर्फ 4 तरह की फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। फिर कहीं आपको यह भी कहा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और पोजीशन, जो फोर्सेस हैं वो कांस्टेंट फोर्सेस हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट हैं, टाइम डिपेंडेंट हैं, पोजीशन डिपेंडेंट हैं। तो फोर्स तो एक ही पढ़ रहा हूं मैं। तो थोड़ा सा देखते हैं उसको भी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फोर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी बच्चों आपको? आगे चले, देख लो बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। First of all, force is a polar vector. Force is a polar vector. राइट बेटा जी? ये मैंने क्यों कहा है? बिकॉज इट हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने जब वेक्टर्स की बात की तभी मैंने ये कहा था आपको कि मेरे पास 2 तरह के वेक्टर्स हैं, एक एक्सियल वेक्टर है और एक मेरे पास पोलर वेक्टर है। पोलर वेक्टर में या तो मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन होगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। राइट? ये वर्ड मैंने दोबारा क्यों यूज किया आज? बिकॉज ये जो शब्द लिखा मैंने, इट हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जब आप नेक्स्ट चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी की बात करोगे तब इसका सिग्निफिकेंस आपको क्लियर होगा कि मैं ये बार बार ये शब्द क्यों लगा रहा हूं आपके लिए। देखो मैंने क्या किया, पहले वेक्टर में एक आपको सेंस क्रिएट की कि जो पोलर वेक्टर हैं उनके पास 2 चीजें, या तो लाइन ऑफ एक्शन होगा या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। मींस या तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा सिर्फ, या इनिशियल और फाइनल पॉइंट होगा, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। तो मैंने आज फिर वही वर्ड यूज किया जान के, हालांकि मैं इसको छोड़ सकता था, लेकिन मैंने फिर एक सेंस इनकलकेट की है। अब जब नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की बात करूंगा, एट दैट टाइम इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि हम ये शब्द बार बार क्यों लगा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों? मैंने क्या कहा? फोर्स इज ए पोलर वेक्टर बिकॉज इट हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नंबर 2, इफ फोर्स इज रिटन विदाउट साइन, मींस कोई साइन नहीं है, मैंने कहा जैसे भी 10 न्यूटन 20 न्यूटन, मींस पॉजिटिव फोर्स। मींस पॉजिटिव फोर्स अगर बिना साइन के है तो उसका मतलब पॉजिटिव फोर्स है भाई, और अगर साइन मैंने लगाया हुआ है तो फिर जो भी साइन लगाया हुआ है पॉजिटिव का तो मतलब है ही पॉजिटिव, नेगेटिव मींस वो अपोजिट फोर्स है। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, इन नेचर देयर आर 4 टाइप ऑफ फोर्सेस। 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, 4 तरह की फोर्सेस है भी नेचर में मेरे पास। अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूं, 4 टाइप ऑफ फोर्सेस, वो कौन कौन सी हैं बच्चों? हाँ जी, सबसे पहले मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मैं लिख रहा हूं एफ। चलो पहले पूरे नाम लिखता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे मैं वेल एक्वेंटेड हूं 9th क्लास से, इवन सुन ही रहा हूं इसको तो मैं। उसके बाद है मेरे पास वीक फोर्सेस, इनके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सुना हुआ, लेकिन जो बच्चे आपके केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में इनका जिक्र आता है।
नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ईएम फोर्सेस शॉर्ट में लिख देते हैं या फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक, और लास्ट में मेरे पास फोर्थ वन है न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। दीज आर द वीक, मैंने तभी उनका सीक्वेंस वही लिखा है, दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस एंड दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। ये सबसे बड़ी है, ये इनसे भी बड़ी है, ये इनसे बड़ी है, और ये इनसे बड़ी है। अगर ये इनकी वैल्यू 1 है, उसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यू 10⁻25 है, इनकी वैल्यू 10⁻36 है, और इनकी वैल्यू 10⁻38 है, राइट। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये कर सकता हूं मैं, क्यों कर सकता हूं ये वाली, क्योंकि इनका मुझे सारा पता है। इनके बारे में मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना पड़ेगा, इनके बारे में मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जब एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर की बात करेंगे, वहां जाके इन फोर्सेस का जिक्र करेंगे, क्योंकि मैंने कहा हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस 2 प्रोटॉन्स कैन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये वो वाली फोर्सेस है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है विद इन द न्यूक्लियस, विद इन द न्यूक्लियस एज ए न्यूक्लियस। तो जरा इनको चेक कर लें एक बारी। मान लो मेरे पास 2 प्रोटॉन है, क्या है मेरे पास 2 प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, ये सेकंड प्रोटॉन है। इनका मुझे चार्ज भी मालूम है कितना है भाई। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, Fg, कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कैपिटल G कितना होता है बच्चा जी, 6.67 इंटू 10⁻11, राइट। m1 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg का स्क्वायर। डिस्टेंस में दोनों में r मान लेता हूं, इसको r को लिखता नहीं मैं r को। अगर इन्हीं 2 प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, Fe 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं +2 में जाके आगे जाके पढ़ूंगा, लेकिन चलो आई कैन हैव ए सेंस कि मैं करके आ रहा हूं। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, अपॉन स्क्वायर कर दिया और वही r स्क्वायर कर दिया। दोनों को डिवाइड कर लो बच्चों आप। अब यहां कर रहा हूं डिवीजन में, तो व्हाट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, ऐसे कर लेते हैं ना। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर कर देता हूं बच्चों जी मैं यहां पर, या इसको पावर इकट्ठी कर लेता हूं। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, हाँ जी, -38 में से 9 गए, कितने हो गए, -29 रह गया। अब नीचे आ जाओ ग्रेविटेशनल के अंदर, 6.67 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, -54 -11 -65 हो जाएगा। ये 10⁻65 माइनस के हो जाएंगे, ऊपर जाके ये प्लस के बन जाएंगे बच्चों जी, ये बने ना, ठीक है जी। ऊपर जाके प्लस के जब करूंगा तो 65 - 20 36 बच जाएगा। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 1.6 इंटू, गड़बड़ कहाँ कर दी मैंने, ये ऊपर 1.67 है बच्चों, नहीं ठीक है, किस पे, ये 1.67 है नीचे वाला है, ये साथ में 1. तो मैं अब इसको ऐसे कर रहा हूँ ताकि बार बार क्या कटिंग फिटिंग करेंगे। 1.67 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो नीचे अब ये 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻36 चेक कर लो, ये 1.6 और 1.6 ऑलमोस्ट सेम है बच्चों जी, ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ये 1.5 आ गया। तो रेंज क्या आ गई, 10⁻36 आ गई, देख लो ग्रेविटेशनल की उसकी दोनों की। मैंने क्या कहा, देखो मैंने हर चीज नहीं निकाली आपकी, मैंने कहा मैं वेरीफाई कर सकता हूं इसको, क्यों, मुझे ये भी, इसका भी फार्मूला मुझे मालूम है, इसका भी फार्मूला मालूम है, इसका मुझे फार्मूला मालूम नहीं है बेटा। अभी इसके फार्मूले को मुझे कहां जाना पड़ेगा, अल्फा बीटा पार्टिकल एमिशन में जाना पड़ेगा, बीटा पार्टिकल के एमिशन में जाना पड़ेगा। क्यों, जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो उन पार्टिकल्स पर ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब मैं न्यूक्लियस के अंदर जाऊंगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये सारी फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, आर यू गेटिंग इट? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर देख लो। तो मैंने बात किस किस की है, मैंने पहले सबसे लगा कि पहले मुझे पता नहीं मेरी फोर्स है क्या चीज, पोलर वेक्टर है भाई, ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा भाई मैं। ये मेरे पास नॉर्मली 3-4 तरह की फोर्सेज हैं, कौन कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और मेरे पास कौन सी है बड़ा बच्चा, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। तो मैंने कहा इनकी रेशियो इस रेट में, ये इनका यू कैन से रेशियो है। फिर मैंने कहा ये दो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। क्यों दिखाई मैंने दोनों, क्योंकि इन दोनों की मुझे केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन 1.6725 होता है एग्जैक्ट, मैंने 1.67 से काम चला लिया इंटू 10⁻27 kg। मुझे ये भी पता है कैपिटल जी
अगर नहीं पता तो अभी आगे जाके भी पढ़ूंगा मैं इसको, वैसे मैंने 9th क्लास में किया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरे को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक आइडिया है, नो डाउट मैंने भी पढ़ा नहीं, लेकिन आइडिया मुझे है। अगर आइडिया है तो आई कैन हैव ए सेंस, वो मैंने पूरी सेंस निकाल दी आपकी। तो ये इनके आपस में रेशियो है बच्चों, ठीक हो गया। तो ये मैंने बात कर, ये 4 तरह की फोर्सेज आपके पास ठीक हो गया। उसके बाद अब जो ये फोर्सेस फर्दर हैं, अभी तो मैंने ये बात की आपके साथ, अब ये जो फोर्सेस हैं, अब जो फर्दर जो फोर्सेस हैं वो आपकी पोजीशन पे भी डिपेंड करती हैं, आपकी कॉन्फिगरेशन पे भी डिपेंड करेंगी, पार्टिकल की मोशन पे भी डिपेंड करेंगी, अब सब चीजों पे डिपेंड करती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन और मोशन, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन और मोशन, नंबर 4, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन कि कहां पड़ा हुआ है और मोशन, कॉमा द फोर्सेस कैन बी, हाँ जी, कौन कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1, फोर्सेस कैन बी कांस्टेंट फोर्स, बताऊंगा कहां से आएगी ये कांस्टेंट फोर्स। फोर्सेस कैन बी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, पोजीशन डिपेंडेंट या पोजीशन वेरिंग एक ही बात है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। फोर्सेस कैन बी योर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। फोर्सेस कैन बी योर वेलोसिटी पोजीशन टाइम डिपेंडेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स की बात करनी है सबसे पहले, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किस में बच्चों? मेरा इंटरेस्ट तो कांस्टेंट फोर्स के अंदर है, राइट। इफ मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स, लेकिन इनके अंदर इन मैकेनिक्स, मैं तो मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं बच्चों, कांस्टेंट फोर्सेस या कांस्टेंट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स। व्हाट इट मीन्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर? मैं ये कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई से, कि मैंने वर्क डन बाय द एजेंट की, व्हाट इज एजेंट? ह्यूमन बीइंग। अब उसने एक जर्नल वर्ड लगा दिया मशीन। जो भी आदमी कांस्टेंट फोर्स दे सकता है दैट इज अ मशीन। अब मैंने क्या किया, पहले हमारे ह्यूमन एफर्ट थे, मुझे सपोज कर लो कोई एक गड्ढा खोदना है तो मैं कसी के साथ आई स्टार्टिंग डिगिंग द सॉइल, ऐसे करता था मैं उसको। अब मेरे पास एक जेसीबी मशीन आ गई है, एंड आई नो कि जेसीबी मशीन को आप क्या बोलते हैं, उसको क्या जब आपने जेसीबी मशीन मंगाई है उसके इंस्ट्रक्शन क्या दोगे? मुझे भी 12 बाई 12 का यहां पर एक डिग करना है और 1 फीट डेप्थ का डिग चाहिए मुझे, यही कहते हो? तो मशीन काम करती है। मशीन का एक सिस्टम है, 1 हॉर्स पावर की है, 2 हॉर्स पावर की है, 20 हॉर्स पावर की है, तो कांस्टेंट फोर्स से वो काम करती है। तो जो मशीन से पहले वही एजेंट था, आदमी था पहले वही एजेंट, अब वो मैंने क्या कर दिया, मशीन्स कर दी है। फर्दर अगर आप जो टेंशन है, जो टेंशन डेवलप होती है, वो भी पढ़ूंगा अभी मैं, इज आल्सो ए कांस्टेंट फोर्स, ये भी कांस्टेंट फोर्स है बच्चों। एक तो ये एजेंट की बात की मैंने, जो काम कर रहे हो, फर्दर टेंशन भी आएगी, टेंशन भी एक फोर्स है, इट इज ए कांस्टेंट फोर्स, राइट बच्चों। नंबर 2, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। अभी तो आपने कहा था क्या चीज, 2 फोर्सेस मैंने आपको करके दिखाई हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो पोजीशन बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी, पोजीशन कम हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटसेट्रा, ये सारी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। न्यूक्लियर फोर्स भी इवन पोजीशन डिपेंडेंट है, उसमें वो अलग चीज है कि मुझे 1/, यहां इनमें पता था आर स्क्वायर है, वहां मुझे पता नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर आल्सो क्या है आपकी, न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट बच्चों। कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो बच्चों, नेक्स्ट वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस, ये कौन सी बन जाएंगी बच्चों जी? जब हमने डायमेंशंस की बात की थी, वहां हमने एक वर्ड यूज किया था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। व्हाट वाज दैट? मैंने ये कहा था कि जब लिक्विड फ्लो करता है, ये आपकी सपोज अर्थ है, लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और इनकी जो लोअर मोस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इट मींस जो लोअर मोस्ट लेयर है उसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स सबसे ज्यादा लग रही है, बैकवर्ड फोर्स, और जो ड्रैगिंग फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, वहां ऐसे किया था मैंने, ए डीवी बाई डी एक्स किया था। डी एक्स जो गैप है अर्थ से
लेयर का और dv वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, और f इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx किया था मैंने। तो अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहां मैंने इस f को फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नाम दिया था। एक तो ये बताया था मैंने। सेकंड मैंने ये कहा था, सपोज कर लो किसी जार के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड भी फिल किया हुआ है, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो करोगे तो जैसे नीचे जाएगी उसको एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, तो वो क्या थी, विस्कस फोर्स थी, वो VISCO, विस्कस फोर्स। ये कौन सी होगी, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हो गई है। फिर मैंने कहा टाइम डिपेंडेंट फोर्स की बात की है मैंने, ये कौन सी है, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन alternating field, now your field can be magnetic और इलेक्ट्रिक दोनों हो सकते हैं। मैंने वर्ड लगा दिया इसलिए ऑल्टरनेटिंग फील्ड वर्ड लगाया, मैंने क्लियर नहीं किया यहाँ पे कि कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक है मैग्नेटिक है। इन द सेम वे अभी जो मैंने आपकी कहा था ना फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, मतलब उसमें चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं और मैग्नेटिक भी हो सकते थे। तो मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस का आपको वेरीफाई करके दिखाया था, वहां चार्जेस दोनों हो सकते थे। इन द सेम वे अब यहां पर फिर मैंने वर्ड को ये कैसे हिडन रखा है कि फील्ड कौन सा है, फील्ड मेरा, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ऑल्टरनेटिंग फील्ड, नाउ फील्ड कैन बी योर मैग्नेटिक और फील्ड कैन बी इलेक्ट्रिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक पोल्स की बात करूंगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करूंगा। ठीक हो गया बेटा। तो देख लीजिए वो जो फोर्सेस थी मेरी, मैंने कहा नेचर में 4 तरह की फोर्सेस हैं, ये देखो यहां फिर आ गई है, 3 तो यहीं पर आ गई हैं। अब वीक फोर्स का ये है कि मुझे उसका, मैं फिर कह रहा हूं कि वो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन मुझे उसका ओरिजिन नहीं पता, तो मैं इसको बार बार लिखता नहीं उस यहां पर, इसलिए मैं इसको, आर यू गेटिंग मी। तो वो भी फोर्सेस कौन सी हैं आपके पास, तो जितनी भी फोर्सेस हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे आपके फोर्सेस जो फोर्स के टाइप हैं या वो कहां कहां से जनरेट होगी, उनको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कल को माइंड में ये ना आए, हालांकि मैं यहां खत्म कर सकता था, फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां खत्म कर सकता था। व्हाट इज टाइम, इट इज अ पुश और पुल, आई कैन डू दैट वे आल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स इन ए ब्रॉडर मैनर, कि जहां जहां पर भी मेरे पास फोर्स आएगी मैं उस सारी फोर्सेस को आपको बता सकूं। ठीक हो गया बच्चों, देख लो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपने पेन डाउन करना कर लो। अगर आप चाहो तो वेलोसिटी डिपेंडेंट के अंदर, अगर मैं एक मैग्नेटिक फोर्स भी होती है वेलोसिटी डिपेंडेंट में, उसका भी एग्जाम्पल, हाँ अब वो कौन सी फोर्स है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू होती है QVB sin थीटा। ये लेकिन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, मीन्स ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। आ गया। तो ये लिक्विड की बात कर रहा था, वहां पर भी पहुंच गया मैं। तो वहां पर मेरी फोर्स, अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज तो फिक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स होगी सपोज, तो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स बन गई मेरी ये। तो अगेन इट इज योर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। अभी देखते हैं कुछ और निकल सकता है क्या। कांस्टेंट फोर्स की बात हो गई है हमारी, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स की बात हो गई है हमारी, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स की बात हो गई है, और टाइम वेरिंग अल्टरिंग फील्ड की बात हो गई है। और देखो बच्चों कुछ डाउट हो उसके अंदर आपको। ठीक है बच्चों, तो यहां मैंने वर्ड को अभी हिडन रखा हुआ है कि भी दोनों फील्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। तो चलो नेक्स्ट मेरे पास क्या है बच्चों, नाउ माय फोर्सेस कैन बी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, वो भी बात कर सकता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन बी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, अब यहां डिस्टिंक्शन क्या होता है बेटा, जो फोर्स है अगर वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, दोनों ही बातें हैं। इफ वर्क डन by or against the force is independent of path followed, independent of path followed, and simply depends upon initial and final position of object, initial and
फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉमा द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है बेटा जी, क्या बोल देंगे हम उसको, मैंने क्या लिखा है, इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड सिंपली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो मैंने क्या बोला उसको बेटा जी, वो आपकी कौन सी हो जाएंगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों कौन सी हैं, पढ़ेंगे बिल्कुल, ये भी पढ़ेंगे सारी हम, नॉट इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ये कौन सी है, ये दोनों कौन सी कंजर्वेटिव हैं। अगर वो डिपेंड करता है तो वो कौन सी, नॉन कंजर्वेटिव वो कौन कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है, बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, एंड विस्कस फोर्स, ये भी वही है फोर्स, ये दोनों कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव है ये, क्योंकि इनके केस के अंदर अगर मैं जा रहा हूं तो इस केस में तो क्या है, मान लो मैं ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर चला गया, वर्क डन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रिक्शन की बात कर रहे हो तो फ्रिक्शन जाते हुए भी अपोज करेगा और आते हुए भी अपोज करेगा, ये तो आपकी मोशन को हमेशा अपोज ही करेगा, तो ये कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, ये की टाइप होगा, ऐसे भी हम फोर्सेस को डिस्टिंग्विश करेंगे कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 5, रब कर दो बेटा इसको, देख लो इसको रब कर दे, रब कर रहा हूं बेटा मैं इसको, ठीक है। जहां भी आपको लगे आपको पेन डाउन करना है, वीडियो को पॉज करो बेटा, वहां पेन डाउन कर सकते हो आप उसको। अब जो फोर्स है आपकी, दैट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। मान लो मैंने कहा एक ही अर्थ है और एक ही बॉडी है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। फोर्सेस कैन बी कैटेगराइज, नंबर 5 के ऊपर, फोर्सेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट बच्चों जी, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। सॉरी, इस बॉडी की बात कर रहा हूं, ये इसको आपस में अटैक कर रहा है, ये इसको कर रहा है, सारे आपस में इंटरनल फोर्सेस हैं, और इसको ग्रेविटी सेट कर रही है, ये इस बॉडी के ये बाहर लग रही है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर मैंने इस पूरे सिस्टम की बात की है तो फिर ये फोर्स भी कौन सी बन जाएगी, इंटरनल फोर्स बन जाएगी। ये भी मैं टेक्निक यूज करूंगा आपकी, जब मुझे आपको एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के देने होंगे, तब इसको भी डिस्कस करूंगा मैं। तो मैं वो सारी बातें जो मुझे डिस्कस करनी है चैप्टर पहले करना चाहता हूं मैं, ताकि मैं टर्म्स से एक्विंटेड रहूं, मैं वहां मुझे टर्म नहीं ना लगे। देखो बच्चों क्या होता है, हम कोई चीज अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बेटर है कि मैं अगर टर्म्स, ठीक है मुझे फर्स्ट टाइम टर्म्स बड़े अजीब से लगेंगे, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब ये टर्म दोबारा आएगा इट विल बी, बिकॉज जब मैं पढ़ता हूं चीजों को मेरे माइंड में एक हल्का सा प्रिंट बन जाता है, तो व्हेन आई डू इट नेक्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम पढ़ूंगा तो वो प्रिंट फिर अपना एक्ट करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। हाँ मैंने वहां इस सिलसिले में पढ़ा था, अब उसको यहां मैच करेंगे, देन यू विल फील इंटरेस्टेड, मतलब आपको एक यू कैन से कंफर्टेबल जोन में आप आ जाओगे, इट विल क्रिएट मतलब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपका फिर बन जाएगा कि हाँ यार उसको मैंने अब याद यूज कर लिया है। तो मैंने क्या कहा बेटा, फोर्सेस को आप, इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, ये भी हो सकती है। अच्छा जी, अगर मैं फोर्सेस को चाहूं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन भी कर सकता हूं मैं। नंबर 6, फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड, ये कैटेगराइज एक ही बात है, कैन बी कैटेगराइज्ड on the basis of their origin, on the basis of their origin, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे, on the basis of their origin। अभी आपने, अब आप सारा कुछ पढ़ेंगे, फोर्स कैन बी रिएक्शन फोर्स, सुना होगा आपने वर्ड, थ्रस्ट भी हो सकती है, ठीक है ना जी, और कौन सी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है इन द स्प्रिंग, बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। ये मैंने सॉलिड में बात कर दी, ये लिक्विड में बात कर दी, धागे में बात कर दी, ये स्प्रिंग में बात कर दी, देख लो। कैन बी रिएक्शन, कैन बी थ्रस्ट, कैन बी टेंशन, और कौन सी हो सकती है, देखो मैग्नेटिक फोर्स हो सकती है, ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स के अंदर आ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकती है अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर आ रही है। तो फोर्स को मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं, देख लो बच्चों।
इस पूरे चैप्टर में मुझे फोर्स को पढ़ना है। फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। और मैं चाहता इसको दो लेने लगा के आगे चल सकता था। इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस वाज द माय जॉब। मैं इसको ओवर कर सकता था, लेकिन मैंने पहले क्या कहा आपको, मुझे चीजों को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। क्यों? मुझे कल को नीट और आईआईटी में एग्जाम फाइट करना है। तो वहां मुझे हर तरह की फोर्स के बारे में एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए मन में मेरे। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो कोई डाउट हो। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? फोर्स वर्ड में कोई डाउट हो तो मैंने फोर्स शब्द के अंदर आपकी हर चीज को क्लियर किया बच्चों। फोर्स के अंदर जो मेरे पास फोर्स है, मैंने उस शब्द के अंदर हर चीज को क्लियर किया आपके। आई हैव ट्राइड एट माई लेवल बेस्ट। आई हैव ट्राइड एट माई लेवल बेस्ट के फोर्स के अंदर मैंने हर चीज को क्लियर किया बच्चों। बी केयरफुल। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा इसके अंदर से आपका, नथिंग। मैंने फोर्सेस को उनके बेसिक टाइप ऑफ नेचर के बारे में बता दिया, उनके ओरिजिन के बारे में बता दिया, उनकी अगर वो वर्क डन के सिस्टम से भी बता दिया, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल एक्सटर्नल के सिस्टम से भी बना दिया। उसके आपका मैंने कि भाई वो फोर्सेस कहां से आ रही हैं, ऑन द ओरिजिन क्या है, उस स्पेस पे भी बता दिया। सारे मैंने बता दिया आपको फोर्सेस के बारे में। नंबर 2, एक और चीज मुझे ध्यान देनी है। हम लोग सब अर्थ के ऊपर रहते हैं एंड वी फील वेरी कंफर्टेबल अगर हम अर्थ पे बैठ के बात करेंगे। आज मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे पास ये होगा बच्चों। नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा हूं बच्चों। सॉरी। नेक्स्ट क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम, हाँ जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने क्या बोला आपको कि हम लोग जो है अर्थ के ऊपर सारे रहते हैं और तो हम एंड वी फील कंफर्टेबल ऑन द अर्थ। पहले से बात करते हैं। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या चीज? ये इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, कोई भी सिस्टम एक्स वाई जेड बनाते हैं हम, तो दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या बना दिया मैंने फिर? ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड। तो ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस साथ में इसी फ्रेम के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ऑब्जर्वर है एक ऑब्जर्वर। वेल इक्विप्ड विद मेजरिंग टूल्स। उसके पास मेजरिंग टूल्स भी हैं भाई। वेल इक्विप्ड विद मेजरिंग टूल्स, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब अगर इस फ्रेम के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया जो मैं पढ़ने जा रहा हूं या जो 9th क्लास में पढ़कर आया हूं, अगर वो एप्लीकेबल है तो इसका नाम हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। A reference frame in which law of inertia are applicable. Inertia are applicable. अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको यह किया कि हम सब अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ पे ही खड़े हैं, वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहीं पर हम खड़े हैं सारे, वहीं बैठ के सारी मोशन को स्टडी करेंगे। तो हम अभी तक अर्थ को अपना इनर्शियल फ्रेम मानते आए हैं। ये मैंने बताया नहीं है, ना किसी ने बताया आपको, लेकिन मानते आए हैं। हम कहते हैं वो भाग रहा है। कैसे चेक करते हैं? मैं खड़ा हूं, वो भाग रहा है मेरे हिसाब से, मैं भी अर्थ पे खड़ा हूं, वो भी अर्थ पे भाग रहा है, तो भाग रहा है। अगर वो और मैं दोनों चल रहे हो तो क्या हम कहते हैं भाग रहा है? वो नहीं, पैरेलली मूव कर रहे हैं दोनों, और हम आराम से बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम दोनों रेस्ट पे आपस में। तो ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस
सॉरी ये वर्ड, ए फ्रेम इन विच देर इज ए फ्रेम इन विच देयर इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर, वो यहां लिख दिया मैंने, एंड ऑब्जर्वर वेल इक्विप्ड विथ measuring tools, ठीक है मेरा बच्चा, बात क्लियर होगी आपको। अ फ्रेम इन विच देयर इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑब्जर्वर वेल इक्विप्ड विद मेजरिंग टूल्स, जिसके एक कोई भी फ्रेम जिसमें एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और एक ऑब्जर्वर हो, या सिस्टम अलॉन्ग विद कर लो, यहां पर एक्चुअली थोड़ा लैंग्वेज प्रॉपर नहीं बन रही, अलॉन्ग विद an observer well equipped with measuring tools is known as the reference frame। कोई भी फ्रेम जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और एक ऑब्जर्वर होगा, वो जो ऑब्जर्वर है, अब जैसे मैंने कहा वो जा रहा है, तो व्हाट इज माय मेजरिंग टूल, माय आई, मूव कर रहा है, अब स्पीड निकालनी है, माय क्लॉक एंड मीटर टेप, डिस्टेंस मेजर करूंगा, तो वेल इक्विप्ड विद मेजरिंग टूल्स। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपके पास कोई अगर ऑब्जर्वर है, उसको मैंने क्या बोलना है, रेफरेंस फ्रेम। अगर उस फ्रेम के अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल है, इट मींस दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम। तो अभी तक हम सारा काम अर्थ के ऊपर करते आए हैं, तो हम अभी तक अर्थ को ही इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, लेकिन हमने बताया नहीं है ना, हमने बोला है आज अपने मुंह से। अब आगे जैसे मुझे चैप्टर में चलना है, तो मुझे ये बातें भी बोलनी पड़ेंगी कि मुझे मतलब जैसे से आगे जाएंगे वो चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी आपको। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात खत्म होगी, आगे चलें बच्चों। अब मैंने इस चैप्टर में मेरा सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि मैंने कहा है मैंने क्या करना है बच्चों, आज मैंने मेजर करना है लॉज ऑफ मोशन। मोशन मींस बॉडी में मोशन आ गई है, तो मोशन कितनी आई है पहले उसकी क्वांटिटी की बात करनी है। सबसे पहले मुझे स्टडी करना है लीनियर मोमेंटम। क्या स्टडी करना है? लीनियर मोमेंटम स्टडी करना है। The quantity of motion possessed by the body is known as momentum. It is measured as the product of mass of body and velocity of motion of body. Measured as the product of mass of body and velocity of motion of body. ठीक है बेटा जी? It is denoted by, notation standard है, it is denoted by denoted स्मॉल p विद वेक्टर। ठीक है जी? तो व्हाट इज स्मॉल p? स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ठीक है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हैविंग यूनिट्स। हाँ जी बच्चों जी, मैंने पढ़ा यूनिट्स डायमेंशन के चैप्टर के अंदर। यूनिट्स क्या बन जाएंगी इसकी? केजी मीटर पर सेकंड। हाँ जी, क्या लिखे इसको? ऐसे सिस्टम लिखे, एमकेएस लिखे, क्या लिखे? मैकेनिक्स में तो हम इसको एमकेएस भी ले सकते हैं, जैसे ही हम नॉन मैकेनिक्स में आगे जाएंगे तो वहां मेरे पास एक ही सिस्टम है, यहां लिख सकता हूं मैं एमकेएस ऑब्लिक एसआई सिस्टम। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख चुका हूं मैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? इसको ml t-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की? जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी, क्योंकि मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, मास की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए मैंने क्या करता है इसको, डायमेंशन की कहां होगी? अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर होगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मोमेंटम में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चेक कर लो बच्चों, मोमेंटम में कोई डाउट हो आपको? मैंने कहा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ठीक है बच्चों? हैविंग यूनिट्स क्या आज मैंने लिखे हैं? अब देखो यूनिट्स को मैंने बड़े ध्यान से बोला मैंने कि जब तक मैं मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं तो यही मेरा एसआई सिस्टम है और यही मेरा कौन सा है?
एम क्या सिस्टम है, तो मैं, आप, मेरी मर्जी है, मैं यहां पर वर्ड ऐसा भी लगा सकता था। हाँ, अगर मैं लिखता ग्राम सेंटीमीटर पर तब मुझे सीजीएस ही लगाना पड़ता। सिस्टम यूनिट से मैंने ढंग से बताया ये बातें कि कब मैंने इसको एमकेस बोलना है, कब ऐसे ही बोलना है। ऐसे ही जो आपके सिर्फ एमकेस की रैशनलाइजेशन है, उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये बताया सारा मैंने वहां पर आपको। तो मैं फिर भी बात करता हूं बच्चों, आपको छोटी छोटी बातें इनको ध्यान से पढ़ो चीजों को, ताकि जब हम कोई आगे जाके काम करें वहां माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारे। लो जी, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, इसको वेक्टर को, सॉरी मोमेंटम को थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों। तो मैंने क्या कहा, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया बच्चों। इट इज डिनोटेड बाय पी, पी जो है आपका m इंटू वी हो जाएगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स केजी मीटर पर सेकंड। मैंने फिर एक वर्ड यूज किया है इन एमकेएस और एसआई सिस्टम। मैंने कहा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mLT माइनस होगा। अगर मैं यहां लिखता ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड तो मेरे लिए फिक्स था, दैट वाज सीजीएस सिस्टम। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो। चले आगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, जो कुछ पता है हमें देख लेते हैं, शायद कुछ और चीजें नजर आ जाए हमें इसके बारे में। मैंने कहा P इज इक्वल टू M इंटू वी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो P बराबर है M इंटू वी, और मैं ये भी लिख सकता हूं इसको P इज इक्वल टू सिंपल MV विदाउट वेक्टर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए देखा कि मुझे अब यूज करने पड़ेंगे धीरे धीरे, तो मैंने इसको फिर थोड़ा सा और क्लियर कर लिया। अब दो बॉडीज हैं, दोनों का सेम मास है, दोनों की सेम स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है, तो उनके मोमेंटम सेम होंगे डिफरेंट होंगे। मैं लिख रहा हूं पहले, टू बॉडीज having same mass and same speed but moving along different directions. Their momentum, हाँ जी, सेम होंगे डिफरेंट होंगे, सेम होंगे डिफरेंट होंगे बच्चों, विल बी डिफरेंट। क्यों? अगर उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंस है, भले ही उनके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, भले ही उनकी m इंटू वी प्रोडक्ट सेम आएगा, ये सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है, तो उनके जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सो मैंने क्या लिखा है, टू बॉडीज हैविंग सेम मास same speed but moving along different direction, then their momentum will be different, then their momentum will be different। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, मैंने क्या कहा बच्चों आपसे, फिर यहां इसी से निकाल दिया मैंने कि मैंने कहा P इज इक्वल टू M इंटू वी है, तो वेलोसिटी में चाहे आप मैग्नीट्यूड चेंज करो सिर्फ, या आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो, दोनों ही तरीके से आपका मोमेंटम क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। दैट इज मोमेंटम चेंजेस इफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, एक किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात करो तो मैंने मास फिक्स कर दिया, या तो यहां लिख देता हूं फॉर ए गिवन बॉडी, फॉर ए गिवन बॉडी। अब इसका मतलब है कि मेरा मास फिक्स हो गया फॉर ए गिवन बॉडी, P is equal to M into V. That is momentum of a body, मैं पूरा दोबारा लिख देता हूं क्योंकि अभी लिखा कुछ नहीं मैंने। Momentum of a body changes if either speed or direction of motion or both changes। फॉर ए गिवन बॉडी, अगर मान लो एक बॉडी गिवन है, उसका मोमेंटम क्या होगा बच्चों, गिवन बॉडी मींस मैंने मास फिक्स कर लिया बेसिकली, मैंने हालांकि वर्ड मैंने बाद में लगाया, फॉर गिवन बॉडी मींस मास फिक्स हो गया, दैट इज P बराबर mv। मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस इफ आइदर स्पीड, या सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए,
या सिर्फ इसकी डायरेक्शन ऊपर वाले के हिसाब से जैसे ऊपर चेंज बात करी थी मैंने, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चीजें चेंज हो जाए। तो तीनों ही सिचुएशन के अंदर आप क्या कहोगे कि बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है बच्चों। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी बच्चों, ये सेम आ रही है, बात समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब अगर m कांस्टेंट है तो p प्रोपोर्शनल टू v आ गया बच्चों। शास्त्र ये भी निकल गया यहां से, p प्रोपोर्शनल टू v आ गया। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पॉइंट, नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट बच्चों, देखो क्या कहना चाह रहा है वो। इफ नंबर 3 पॉइंट, इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, मास अगर कांस्टेंट है, p प्रोपोर्शनल टू v आ गया बच्चों, p प्रोपोर्शनल टू v आ गया। ठीक है बच्चों, यही बन गया, कुछ और बन गया? इसका मतलब अगर बॉडीज के मासेस सेम है और उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? दैट इज बॉडीज हैविंग सेम मासेस comma their momentum will be directly proportional to their velocities, directly proportional to their velocities। ठीक है जी, तो और P मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू V मैग्नीट्यूड। अब मैंने वर्ड क्यों लगाया, मैंने किस लिए लगाया बच्चा, कि अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, फिर तो वैल्यू वाइज तो सेम आएगा। वो तो एक फिजिकल यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस है कि चेंज हो गया, लेकिन अगर मुझे उसके मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो ये लिखना पड़ेगा। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? इसका मतलब ये हो गया एक ग्राफ। अब मैं पहले 3 ग्राफ बना लेता हूं बच्चों, तो 3 ग्राफ बनेंगे। मैं पहला ग्राफ बना रहा हूं भाई, तो क्या आ गया? P प्रोपोर्शनल टू V आ गया। देख लो, मैंने वो नहीं लिखा मैग्नीट्यूड, लिखा सिर्फ मैंने मास कांस्टेंट, m कांस्टेंट, m बराबर है कांस्टेंट। ये फर्स्ट बात कर दी मैंने। तीनों ग्राफ को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है जी। अब अगर आपका अभी मैंने कहा था m कांस्टेंट है, अगर p कांस्टेंट हो, सेकंड पार्ट, इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट देन mv बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, मींस m प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v आ जाएगा। व्हाट इट मींस, अगर कोई बॉडीज मूव कर रही, डिफरेंट बॉडीज है, उन सबका सेम मोमेंटम है, इट मींस लाइटेस्ट बॉडी इज मूविंग विद लार्जेस्ट वेलोसिटी। जो बॉडी सबसे हल्की है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी बच्चों। जो बॉडी सबसे हल्की है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी बच्चों। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? यहां पर p कांस्टेंट दिखाना चाह रहा हूं मैं, p बराबर है कांस्टेंट, तो m प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v आ गया बच्चों। अब 1 बाई v का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों जी? p प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v आ गया। ठीक है, तो ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा 1 बाई v। लाइटेस्ट बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी, हेवीएस्ट बॉडी मिनिमम वेलोसिटी। तो पहले वाले मैंने क्या करा था, m कांस्टेंट किया, दूसरे वाले मैंने क्या कर दिया, p कांस्टेंट कर दिया। अब थर्ड अगर v कांस्टेंट हो जाए तो p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये p हो गया, ये m हो गया, ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो ये ग्राफ क्लियर हो रहे हैं तीनों बच्चों आपको? मेरे पास p इज इक्वल टू mv है। अगर मेरे पास मास कांस्टेंट है तो p प्रोपोर्शनल टू सिंपल v हो जाएगा। अगर मेरे पास v कांस्टेंट है p प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा बच्चों। और अगर मेरे पास p कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो ये तीनों ग्राफ आ गए मेरे पास। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा इसी मोमेंटम को और देखते हैं। यहां पे देख लो, चलें आगे, देख लो बच्चों, आगे चलें। लो जी, नेक्स्ट पॉइंट। इससे अभी मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं अभी तो हम, कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। अभी तो इसी मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा P इज इक्वल टू mv, वेक्टर वाइज बात कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ये, मैंने डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा हुआ है, P डॉट P क्या बनेगा वो, mv वेक्टर डॉट mv वेक्टर।
यहां पर एम स्क्वायर बाहर आ गया, वी डॉट वी वेक्टर, तो इधर बन गया ये पी स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? पी स्क्वायर बराबर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, अगर कहीं मैंने कोई ऐसा कंसेप्ट लगाया जो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया है मैंने वेक्टर्स के अंदर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ये प्रॉपर्टी थी उसकी। क्योंकि अगर मैं v डॉट वी की बात करूंगा तो दो v हैं, दोनों एंगल कितना होगा 0 डिग्री, cos 0 1 होता है। ऐसी दो p हैं, एंगल 0 डिग्री। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? देख लो बच्चों, कोई डाउट हो? लेकिन मैंने 9th क्लास में यह भी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? देख लो, कोई डाउट हो मुझे रोक देना। ऊपर क्या बन गया? पी स्क्वायर बन गया, पी स्क्वायर बाई 2m, और p इज इक्वल टू 2km या 2mk अंडर द रूट। हाँ जी बच्चों, हम तो चले थे मोमेंटम से। इसका मतलब अगर किसी बॉडी में मोमेंटम है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसका मतलब अगर किसी बॉडी में मोमेंटम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इट मींस ए बॉडी कैन नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी विदाउट मोमेंटम एंड वाइस वर्सा। ए बॉडी कैन नॉट हैव, व्हाट आई एम सेइंग, मोमेंटम विदाउट काइनेटिक एनर्जी, और ए बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट मोमेंटम, और वाइस वर्सा। दोनों ही एक ही बातें हैं बच्चों जी। देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो आपको? देख लो। तो मैं कहां से चला था कहां पहुंच गया हूं, मैं धीरे धीरे करता, और कोई भी बात नई नहीं की मैंने, सारी बातें पुरानी जोड़ता चला जा रहा हूं, सारी बातों को। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं बच्चों जी। इसके अंदर भी 3 फैक्टर हैं। अगर P कांस्टेंट हो, पहली बात, तो M प्रोपोर्शनल टू 1/k और K प्रोपोर्शनल टू 1/m। चेक कर लो, यही बनेगा, कुछ और बनेगा? क्योंकि फिर उस समय M K कांस्टेंट आ जाएगा। अगर K कांस्टेंट था पहले, अगर P कांस्टेंट था, अगर K कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू √m आ रहा है। ठीक है जी, अगर K कांस्टेंट है। और अगर M कांस्टेंट हो तो क्या आ रहा है जी? P प्रोपोर्शनल टू √k आ रहा है। चेक कर लो बच्चों, पहले आप देख लो। मतलब हम कहां से चले और कहां, देख लो बच्चे, आपको पेन डाउन कर लिया आपने? अगर पेन डाउन करना है तो इसको बेटा वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर सकते हो। अब यहां फिर मैं 3 ग्राफ प्लॉट करूंगा। यहां फिर मैं 3 ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है जी, मास मोमेंटम। ठीक है जी। अब 1 by 1 शुरू करें, ग्राफ को प्लॉट करना 1 by 1 प्लॉट करें। पहला ग्राफ K और M के अंदर बनता है, देख लो जी, K और M में बन रहा है पहला। K और M प्रोपोर्शनल टू आ रहे हैं 1/, के ऊपर, ये K और M का ग्राफ है। चेक कर लो बच्चों, प्रोपोर्शनल टू आ रहे हैं K और M। कहां बनाया मैंने? ये P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है भाई, P कांस्टेंट है। नेक्स्ट के अंदर चेक करो इसको, ये P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M नहीं बन जाएगा? M ले लिया मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ बन जाएगा। ये P और M के ग्राफ है। यहां क्या कांस्टेंट आ रहा है मेरे पास? ये K कांस्टेंट है भाई, K कांस्टेंट है। चेक कर लो, सेकंड ग्राफ भी चेक कर लो। पहला ग्राफ मेरे क्या है? P बराबर है कांस्टेंट वर्ड प्रॉपर लिखना मुझे। पहला ग्राफ K और M के अंदर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, और सेकंड ग्राफ मेरे पास कौन सा मेरा बच्चा? P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M वाला ग्राफ है। थर्ड ग्राफ K और M में, यहां देखो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू K आएगा, लेकिन मैंने नीचे P लिख दिया है, यहां पहले M लिखा था नीचे मैंने, तो यहां K लिखा मैंने। क्या लिखना? K। ये ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा ना ग्राफ ये। तो यहां क्या आ गया मेरे बेटा जी? M कांस्टेंट। अगर मैं K यहां लिख दूंगा नीचे, फिर ग्राफ ऐसा। अब यही तो छोटी छोटी बातें हैं, तभी मैंने अलग अलग शेप के बनाए तीनों ग्राफ आपके। थर्ड ग्राफ मेरे से उल्टा बन गया, इस में सेम बना दिया, थर्ड ग्राफ उल्टा बन गया। थर्ड ग्राफ ये बनेगा, ये वाला। तभी मैंने ग्राफ तीनों अलग अलग बनाया। यू हैव टू बी केयरफुल इन एग्जाम।
अगर उसमें यहां के लिखा हुआ है तो ग्राफ इस शेप का बनेगा। ग्राफ की शेप देखो यहां से, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम है या एम प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है, यहां से देखना पड़ेगा। तो यहां से छोटी छोटी बातें हैं, तभी मैंने दो अलग अलग ग्राफ बनाए हैं। वेरिएशन देखो, इसमें क्या था, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम। तो यहां पर अगर यहां पी होता, यहां के होता, तो ग्राफ इसी शेप का बनता। तो मैंने जान के ये नीचे पी लिखा है बेटा, ताकि आपको यहां एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि जब मेरे को इसकी बात करनी है तो स्क्वायर वाला पोर्शन मुझे कहां लिखा है और मैंने दूसरा कहां लिखा है। तो उसके अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एस बराबर है हाफ एटी स्क्वायर। पढ़कर नहीं है मैं ग्राफ ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आप पढ़ कर आया हूं तो ग्राफ ये वाला बनेगा। तो वहां से मुझे ध्यान देना है सारा। ये फिर मेरे ग्राफ पहुंच गए वही स्ट्रेट लाइन मोशन के ग्राफ के अंदर पहुंच गया, दोबारा फिर ग्राफ में पहुंच गया। वहां पर भी मैंने ग्राफ ढंग से पढ़े हुए हैं सारे। अगर ग्राफ में कोई डाउट है फिर वहीं आप जाकर चेक कर सकते हो। ग्राफ सारे प्लॉट किए हमने, यूनिफॉर्म मोशन में भी प्लॉट किए हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी प्लॉट किए, सब जगह ग्राफ प्लॉट किए हमने। तो मैंने कोशिश की है इन ग्राफ को अलग अलग बनाने की, ताकि आपको जो आप बात कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत ना आए बच्चों। आपको तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर देख लो। तो मैं चला था मोमेंटम से, पहुंच गया हूं कहां पर, आपका काइनेटिक एनर्जी पर पहुंच गया हूं, देख लीजिए। कोई डाउट हो इसके अंदर, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेते हैं मोमेंटम के ऊपर अब, ताकि भाई मोमेंटम इतना सारा हमने इतना घंटा बोल दिया है, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम भी कर लेते हैं इसके ऊपर, मोमेंटम के ऊपर। रब कर दो, देख लो बच्चों इसको, देख लो, रब कर दें इसको, रब कर रहा हूं बच्चों में। ये ग्राफ समझ आ गया मैंने क्यों बनाया अलग अलग, हालांकि वेरिएशन दोनों की सेम थी, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए बच्चों। एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg, जिसका मास कितना है बच्चों, 4 kg, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड इलास्टिकली, कोलाइड किया, जब वर्ड लगा दिया मैंने इलास्टिकली, इट मींस वापस आ रही है सेम वेलोसिटी से। ये अंडरस्टूड है मेरा बेटा जी। फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। यहां मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, हाँ जी बच्चों, क्या करें इसके अंदर। देखो ये मेरा P1 है या P इनिशियल है बच्चों, वेक्टर आएगा। ये मेरा P फाइनल है बच्चों। व्हाट इज डेल्टा P, वेक्टर वाइज बात कर रहा हूं पहले मैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल, वेक्टर वाइज बात कर रहा हूं बच्चों मैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक हो गया, देख लो कोई डाउट हो उसके अंदर यहां तक आपको। अब इनको पहले मैं रफ में पूरा आराम, एक दो क्वेश्चन पूरा डिटेल में करेंगे, फिर शॉर्टकट लगाने शुरू करेंगे। दिस इज माई P इनिशियल, कितनी वैल्यू है इसकी, 6 4 24 kg मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड लिख दिया साथ साथ मैंने। व्हाट इज माई P फाइनल, ये भी कितनी वैल्यू है, 24 kg मीटर पर सेकेंड, राइट बच्चों। दिस इज माई P फाइनल। अब इसको भूल जाओ, मुझे निकालना है P फाइनल, इस डायरेक्शन में है, ये माइनस P इनिशियल बन जाएगा बच्चों, और ये आपका P, इट मींस दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों को मैग्नीट्यूड वाइज अकॉर्डिंग टू वेक्टर ऐड करना है। अब जब मैंने वहां भी बताया वेक्टर के अंदर कि जब भी मेरे पास वेक्टर आ जाएंगे, मुझे वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड को अलग कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन को अलग कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, वो क्या बन जाएगा, 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 kg मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा, वेक्टर लगा दूंगा, माइनस 48 kg मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्यों लगाई, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा जी, तो जिस डायरेक्शन में मेरी बॉडी इनिशियली चल रही थी वो मेरी हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव है, मेरा सब कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस 48। ध्यान रखना प्लस माइनस साइन का, ध्यान रखना बच्चों प्लस माइनस साइन का। मैं आज बता दूं आपको, ये छोटी छोटी बातें आपको हर जगह पर विद ड्यू केयर मींस अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगे। बड़ी छोटी सी बात है, कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं लिखा होगा। ऑलवेज
द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, गॉट इट बेटा जी। एक और छोटा सा कर लेते हैं न्यूमेरिकल इसी के अंदर, ताकि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए ना बच्चों, कि मुझे तो कंसेप्ट को समझना है बच्चों। देख लो, इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, कॉपी कर लो। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, मैं रब कर रहा हूं बच्चों इसको। अब एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, हाँ जी, क्या निकालना है हमें? मैंने क्या कहा पहले यहां पर, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स मोमेंटम, कैलकुलेट इट्स मोमेंटम आफ्टर 1 सेकेंड। तो मुझे पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी ही पड़ेगी, v बराबर u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, मुझे नहीं पता कितनी होगी। इनिशियल कितनी है, 29.4 है, ऊपर को है g, नीचे को काम करता है -9.8 इंटू टी कह रहा है वो 1 सेकेंड ही कह रहा है बच्चों। ये सारी बातें मैं सीख आया हूं कहां पर, जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो मैंने ये कहा था कि आपने कुछ नहीं करना, सिंपल अपना फॉर्मूला लिखो पहले। ये डायरेक्शन ऊपर को पॉजिटिव होती है, नीचे को नेगेटिव होती है। अब u मेरी ऊपर को है तो पॉजिटिव हो गई, g ने हमेशा नीचे काम करना, नेगेटिव हो गया। तो व्हाट इज v, 29.4 माइनस 9.8, वो बच जाएगा 96 मीटर पर सेकेंड। मास कितना बेटा बॉडी का, 1 kg है। सो व्हाट इज मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरे मास कितना मेरा बेटा जी, 1 kg है। वेलोसिटी कितनी है, 19.6 है। तो 19.6 kg मीटर पर सेकंड उसका मोमेंटम आफ्टर 1 सेकंड आ जाएगा। चेक कर लो, मैंने बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल किए जान के आपके लिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए फिलहाल स्टार्टिंग में आपको। तो बच्चों मैंने आज आपके साथ क्या किया है, आप इसको पेन डाउन कर सकते हो आराम से, मैं इसलिए साइड पे हो गया हूं। ठीक है बच्चों, लो मैंने आज क्या किया है, देखो मैंने आज कुछ नहीं किया है, सिर्फ टाइम पास किया है मैंने। आई डिड नथिंग। एक लाइन की डेफिनेशन थी, इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। एक लाइन की डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। बस खत्म होगी बात। इट इज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, हैविंग यूनिट्स kg मीटर पर सेकंड, डायमेंशन एबिलिटी -1। चलो जी फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। मैंने दोनों ही, जो मेरी फोर्स और मोमेंटम है, ये मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लियर होने चाहिए। अगर आपको याद हो, एक आर्टिकल किया था हमने लास्ट चैप्टर के अंदर जो प्लेन मोशन वाला था, वहां पर एक आर्टिकल था आपका रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वाला। वो आर्टिकल कैसे सॉल्व किया था हमने फिर लास्ट में जाके, हम अपनी रिलेटिव वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन पे गए थे, तब जाके हमें डिफरेंस पता लगा था कि जब मैंने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी है तो ओमेगा ए बी जो है इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, वहां जाके मुझे पता लगा था। वो मैं कब कर पाया था, जब मुझे बेसिक डेफिनेशन क्लियर थी। तो मैंने आज पूरा आपको जो है इंट्रोडक्शन टू जो चैप्टर है फोर्स एंड मोमेंटम किया है, और कुछ नहीं किया मैंने आज पूरे एक लेक्चर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू फोर्स एंड मोमेंटम किया है। वो क्यों किया है, यही दोनों जो आपके यू कैन से टर्म्स हैं, मुझे थ्रू आउट द चैप्टर यूज करना है। इनडायरेक्टली मैंने कहा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज योर मोमेंटम। मोशन कहां से आएगी, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मोशन आ जाएगी, एक ही बात है ना। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स। तो मैंने फोर्स को डिफाइन किया आज और मोमेंटम को, और मैंने कुछ नहीं किया आपका। नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो देखते हैं नेक्स्ट क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा हमारा। तो मैंने पहले का आपको स्टार्ट यहीं से किया है कि इस चैप्टर में बहुत चीजें हैं करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर मेरा डायनामिक्स का है। एंड आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं हर चीज को कंसेप्चुअली क्लियर कर दूं। टाइम तो लगता है, देखो हर चीज में अगर हमने पढ़ना टाइम लगेगा, शॉर्टकट नहीं लगा सकते। और शॉर्टकट तब लगाएंगे जब मुझे बेसिक चीजें पता होंगी, वो टाइम भी आपके लिए आएगा। तो ठीक है मेरा बेटा,
थैंक यू वेरी मच। आप काम करते हो, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।